नमस्कार, स्वागत है आपका संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार के इस ज्वाइंट वेंचर में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी बालिका जुड़ी हुई हैं जो न सिर्फ कुशीनगर बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन की हुई हैं। इन्होंने नीट परीक्षा में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त तो किया ही है, उसके अलावा आपको आश्चर्य वाली बात सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने जितना पूर्णांक था उतना ही प्राप्तांक इन्होंने पाए, यानी कि 100% मार्क इन्होंने पाया है। तो इनसे हम बात करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुशीनगर से बिलोंग करती हैं। तो आज हम इनके घर पे आए हुए हैं, इनके माता पिता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे किस तरह का स्ट्रेटेजी रहा, किस तरह की प्लानिंग रही कि उसको पॉसिबल कर पाए, इनके माता पिता का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इस पर भी बात होगी। तो हमारे साथ सबसे पहले आकांक्षा से हम इंट्रो लेते हैं। आकांक्षा, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मेरी नीट यूजी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है और 720 में से 720 मार्क्स आए मेरे। सो अभी मैं बहुत खुश हूँ और सब लोग बहुत खुश हैं। हमारे साथ आकांक्षा के पिताजी भी हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा इनका डिटेल लेते हैं। आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। सर, मैं तो पहले एयरफोर्स में था बट रिटायर्ड हुआ, इनके लिए अपना BRS लिया गया और साथ में इनके साथ 2 साल दिल्ली में इनके साथ काटा गया है पढ़ाई के। आज ही इस खबर के साथ एक और खबर भी आ रही है जी। खबर ये है कि सर अभी योगी आदित्यनाथ ने जो शिक्षकों की नियुक्ति दी है उसमें हमारी भी नियुक्ति आज हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी 2 खबरें एक ही घर से हैं और इस खबर को लेके, इन दोनों खबर को लेके हमें जलपान की व्यवस्था अच्छी कराई गई है। तो हमारे साथ इनकी माताजी भी जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। आप बताइए हम अपने बारे में। मैं एक तो शिक्षिका हूँ यहाँ पे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही। और बाकी क्या बताएं, मतलब सही है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही लकी है। तो कैसा फील हो रहा है आपके पास? सुबह से तो ढेर सारे मीडिया पर्सन्स और ढेर सारे कॉल्स आ रहे होंगे, अटेंड करते करते परेशानी महसूस होता होगा। मतलब सुबह से बहुत सारे इंटरव्यू हो गए, मतलब इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा मिलेगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जो भी आए एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बताइए कितने साल के प्रिपरेशन में ये टारगेट अचीव किया है आपने? मैंने मतलब 11th 12th अभी मैंने 12th क्लियर किया है। मेरे 96.4% थे बोर्ड्स में, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया है। दैट्स वेरी गुड थिंग। क्या स्ट्रेटेजी रही कि आप इतना नंबर अचीव कर पाए? स्ट्रैटेजी तो ऐसा यही होती थी कि मतलब जब भी एक टॉपिक को स्टार्ट किया है तो उसको पूरा मतलब इजी डिफ़िकल्ट पूरे लेवल पे कवर करती थी, मतलब छोड़ती नहीं थी बीच में कोई टॉपिक। दूसरा ये कि मतलब टाइम में बाउंड नहीं करती थी कि इतने देर में ख़त्म कर देना है। ऐसे ऑलमोस्ट डेली 8 to 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मैं करती थी और एक टॉपिक जितना मांग रहा है, मतलब जितना उसको डिमांड कर रहा है उतना मैं कवर करती थी। जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर मैंने किया तो अप्रॉक्सीमेटली 300 क्वेश्चन के आसपास चैप्टर कंप्लीट करती मैं प्रैक्टिस करती थी इतने क्वेश्चन। और मॉक पेपर्स भी मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए हैं। तो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द की। एंड दूसरा ये कि NCERT को थोरोली मैंने बहुत रीड किया है। एक चीज़ समझ से बाहर है कि आकांक्षा 720 में से 720 नंबर पाई हुई है और इनका रैंक 2 है। और यही शोएब नाम के एक लड़के ने, उड़ीसा का लड़का, 720 में से 720 नंबर पाया हुआ है, उसका रैंक 1 है। तो इसके पीछे स्ट्रेटजी हम थोड़ा सा इनसे ही जानते हैं कि क्या रहा होगा। कुछ आपको इसके बारे में नॉलेज है? मेरे भी 720 में से 720 और जो फर्स्ट रैंकर है उसके भी 720 में से 720 हैं, बट उसकी एज मेरे से ज़्यादा है इसलिए उसको ऑल इंडिया रैंक 1 रखा है और मुझे सेकंड किया है। प्रॉब्लम तो मतलब कि अब जो पॉलिसी है वही है, मैं क्या सकती हूँ। बट मतलब ठीक है, मुझे एम्स दिल्ली में जाना था, वो मेरा सपना मुझे मिल रहा है। बाकी फर्स्ट सेकेंड ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ऐसे? मेरे समझ से तो मतलब एज ए पेरेंट मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब जो है, अगर बच्चा कम एज में अगर कोई ज़्यादा चीज़ अचीव करता है तो पहला प्रेफरेंस तो कम एज वाले को दिया जाना चाहिए। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो हम उससे को डिनाई नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसको टाई कर सकती थी, जिससे कि बच्चों को एटलीस्ट डिमोरलाइज ना हो बच्चे और उनका मनोबल बना रहे। बिल्कुल, एज फैक्टर एक बड़ा रीज़न नहीं बनना चाहिए रैंकिंग की वजह से, क्योंकि जो नए लड़के हैं वो भी उतना ही एफर्ट लगाते हैं जितना पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि उसको टाई किया जा सकता था या रैंक 1 संयुक्त रूप से दिया जा सकता था। ऐसे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये आकांक्षा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी लेकिन कुशीनगर के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि रैंक 1 सेम नंबर पाने के बाद भी रैंक 1 ना होके रैंक 2 है। तो इसके लिए कुछ कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और जो सही जगह है वहाँ पर ये कम्युनिकेट हो पाए। तो अभी देखो, कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, उस समय क्लासेस वगैरह भी बंद हो गए, कोचिंग्स में जहाँ पे आप हेल्प ले रही होंगी,
जहाँ पे कुछ एजुकेशन समझ में आता होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो भी सब जो है बंद हो चुका था। उन सब सिचुएशंस को कैसे डील किया? मतलब जब ये कोरोना पैंडमिक हुआ तब कोचिंग से, मतलब मैंने दिल्ली में 11th-12th कोचिंग करी है, तो वहाँ से मैं वापस घर आ गई थी। तो ऑनलाइन ही हमारी क्लासेस होती थी कुछ, और कुछ ऑनलाइन पेपर्स होते थे। उसके अलावा मतलब टाइम भी जो एग्ज़ाम का था वो 3rd मई से डिले होते हुए 13 सितंबर हो गया। तो बट आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मतलब कई बच्चे होंगे जो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसको परेशानी में लेने की बजाय मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया, और मतलब इसको और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करने के लिए किया। मतलब पहले मैं पेपर जो 2.5 घंटे में 3 घंटे में कंप्लीट करती थी, मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस बढ़ाई कि लास्ट तक आते आते मैं पेपर 2 घंटे में कर पा रही थी। सो आई यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, इसमें पेरेंट्स का किस तरह का हेल्प रहा आपके लिए? पेरेंट्स का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब 9th-10th में मैं यहाँ से गोरखपुर जाती थी पढ़ने, तो मतलब मम्मा ही मुझे बस स्टैंड पे ड्रॉप करती थी, लेने भी रात में 9-10 बजे मम्मा ही आती थी। और 11th-12th में तो पापा ने रिटायरमेंट ली थी एयरफोर्स से मेरे साथ जाने के लिए, तो 11th-12th में पापा 2 साल पूरा मेरे साथ रहे हैं हॉस्टल में। तो मम्मा पापा का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इमोशनली और फिर मेंटली। मतलब वही लोग बहुत हेल्प करते थे, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं होता। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का पहले से ही प्लानिंग था कि आपकी बेटी को इस तरह की लाइन में जाना है? मेडिकल में पहले से ही इंटरेस्ट दिखते हुए आप BRS भी लिए हुए हैं। एक्चुअली कहते हैं ना कि पहले से पता चल जाता है कि होनहार विद्वान के होत सीखने पात। तो इन्होंने एक्चुअली 5th में ही नवोदय में यहाँ अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट किया था। फिर 8th में भी बेस्ट किया। ऐसे भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपटीशन हम लोग दिलाते रहते थे, तो उसमें हमेशा मतलब नंबर 1 ही आती थी। तो ये कोशिश रही, इसका मतलब लगता था कि इनको कहीं आगे जाना है। ये हमारा फोकस नहीं रहता था, इनके ऊपर छोड़ा गया था कि आपको जो करना आप करिए। बट ये था कि आप जो भी करेंगे उसमें हम लोगों का अपना सपोर्ट रहे। तो 9th-10th जब इन्होंने कोचिंग किया तो इनकी माताजी ने बहुत मदद की, और जाने में हम तो एयरफोर्स में थे उस समय, बाहर जाते आते थे। फिर 11th-12th में लगा कि अकेले थोड़ा दिल्ली अभी नए जगह से जाना और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा हमने कहा कि चलिए साथ आपके चलते हैं, 2 साल देखा जाए। इसीलिए तो 2 साल वो खैर अच्छा रहा, और आज जो परिणाम है। माता जी ये बताइए कि जब ये एयरफोर्स में हुआ करते थे तो आपका परवरिश जो है आपने ही ज़्यादातर किया है, तो किस तरह का परवरिश किया है कि ये मुकाम हासिल किया है? आप वो राज यहाँ के जितने पेरेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे, ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि वो तो समय पे था किया, जो मतलब ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया हम करते गए। मतलब ये था कि हाँ इसको पढ़ना है, इसके अंदर था कि मुझे करना है, तो मुझे भी इंटरेस्ट आता था इसको कराने में। इसको पेपर देने में मज़ा आता, तो मुझे भी लगता था हाँ पेपर दिलवाओ इसको कैसे। इसी तरह से हमने आकाश का इसका पेपर ऐसे ही दिलवाया है। एनथे आया टैलेंट टेक्स्ट का, तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर देती है, और काफ़ी मतलब उसमें अच्छी रैंक। अभी आकांक्षा बता रही थी कि यहाँ पर आप बस को ड्रॉप करने, बस पे ड्रॉप करने और लेके जाने। 9th में आकाश जब ज्वाइन किया था, तो अभी तो हम लोग का बहुत मतलब चल रहा था डिसीजन कि एडमिशन ले ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो आने और जाने, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन 9th भी इसका था, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि ये स्कूल से आती थी छूट के, मैं भी स्कूल से तो उसको ड्रॉप करने बस पे बैठा के आती थी। फिर रात में जब भी आती थी 9 बजे 10 बजे भी जाता था, फिर बस स्टॉप से लेके आना, ये मतलब बहुत काफ़ी स्ट्रगल था उस समय। तो अभी आकांक्षा ये बताइए कि आपको डॉक्टर ही बनना था, पहले से दिमाग में माइंडसेट क्लियर नहीं, था? मतलब क्लास 8 तक तो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। फिर 9 से मतलब एम्स दिल्ली के बारे में जाना, तो फिर मतलब यही ड्रीम हो गया कि हाँ मतलब डाइवर्जन हो गया, और अब तो डॉक्टर बनना ही है, न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ मैं। ओके, न्यूरो सर्जन बनना चाहती है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या? मतलब समाज को क्या करना चाहती हाँ है? मतलब मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ, और दूसरा न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च भी करना चाहती हूँ, ताकि मतलब कि क्योंकि उसमें जो भी ट्रीटमेंट अभी है वो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है, तो ताकि मतलब लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, तो अफोर्डेबल प्राइस पर लाने के लिए मैं उस फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोगों की बहुत हेल्प कर पाऊँ डॉक्टर बन के। तो यही रीज़न था कि डॉक्टर बनने का जो है सपना इसीलिए संजो रखा था क्योंकि आप न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं, और जो महंगे जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइसेस में वहाँ पे रिसर्च वगैरह भी करना चाहती हैं। तो आपको तो ये मुकाम हासिल है कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ का मिलेगा, तो शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसा करें और समाज में इस तरह का भलाई करें। ठीक है, पढ़ाई की अब बात हो गई, अब जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा और क्या? मतलब 11th-12th में पढ़ाई के अलावा मैं मतलब गाने बहुत सुनती थी, अरिजीत सिंह के और ऐसे, और उसके अलावा यूट्यूब, मतलब जैसे स्मार्टफोन तो मेरे पास नहीं था, तो हॉस्टल का कॉमन कंप्यूटर था, तो वहाँ पे मैं यूट्यूब पे कुछ स्टडी रिलेटेड वीडियोस देख लेती थी, या फिर मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत सुनती थी, और नरेंद्र मोदी भी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, तो उनको भी मैं काफ़ी सुनती थी वीडियोज़ में। सेक्रीफाइसेस किस तरह का आपने दिया है पढ़ाई को फोकस करने के लिए? मतलब ऑलमोस्ट मैंने तो 11th-12th में सब कुछ ही सैक्रिफाइस कर दिया था। सोशल लाइफ तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी, सोशल मीडिया भी मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो मतलब पढ़ाई के आसपास ही रहता था मेरा पूरा इन्वायरमेंट। मतलब मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का तो फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर लिया, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा हर तरफ से पढ़ाई से सराउंडेड रहते थे, फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो
किया है। तो ये बताइए, आपने अच्छा मार्क गेन किया है और लोगों का कहना है कि आजकल स्मार्टफोन जिसके हाथ में नहीं है या फिर जो भी पढ़ाई का पैटर्न है, चाहे कोचिंग का हो गया, क्लासेस के हो गए, वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में आप उस समय फ़ोन से दूर थी, जब लोगों का कहना है कि उस समय फ़ोन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय ऐसा नहीं लगा कि आपको जो है स्मार्टफोन से स्टडी करनी चाहिए या फिर जो ट्यूटर्स हैं उनके माध्यम से पढ़नी चाहिए? मतलब स्मार्टफोन से सिर्फ मतलब मैंने आपको बताया कि हॉस्टल में हमारे कॉमन कंप्यूटर था, तो अगर मुझे ऐसा कुछ सर्च करना होता था या फिर देखना होता था तो मैं उस पर सर्च कर लेती थी। बट पर्सनल फ़ोन नहीं रखने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि उसमें आप स्टडी रिलेटेड कंटेंट देखने जाओ तो फिर इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है माइंड, और फिर 1 घंटे की बजाय 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फ़ोन अवॉइड किया था। बाकी कंप्यूटर था हमारे हॉस्टल में, तो मैं वो यूज़ कर लेती थी जब भी मुझे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखनी होती थी। ठीक है, आपने बताया कि 9 से 10 घंटा लगातार आपने स्टडी पर डे किया है, तो फोकस करने के लिए क्या करती हैं? फोकस मतलब कि वो अपने आप बैठ जाता है, मतलब सब्जेक्ट से इतना इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, एक बार चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो वो अपने आप ही होने लग जाता है। मतलब ये नहीं करती थी मैं कि एक टॉपिक कंप्लीट करना है उसके बाद उठ जाएंगे, ऐसे जब तक मन करता था मैं पढ़ती जाती थी, और एज अ बर्डन तो कभी लिया नहीं पढ़ाई को। तो मतलब उससे ऐसा नहीं होता कि परेशानी हो रही है ज़्यादा, तो चल जाता था, हो जाता था। और मतलब जो टेंडेंसी है पढ़ाई उसको फॉलो किया या फिर सब कुछ मिला जुला कर किया, स्टडी सब कुछ हुआ? मतलब आपने बताया कि गाने भी सुनती थी, अरिजीत सिंह के कंप्यूटर्स पे जो रिसर्च करनी थी वो भी करती थी, और तो मतलब पढ़ाई में करती थी, उसके अलावा मतलब माइंड को रिफ्रेश करने के लिए 2-3 घंटे पढ़ लिए तो फिर माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं गाने वगैरह सुन लेती थी, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लेती थी। तो सब कुछ साथ में किया है, सिर्फ पढ़ाई करके तो कोई भी पागल हो जाएगा। तो मतलब पढ़ाई के साथ और भी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना चाहिए, बट लिमिटेड ड्यूरेशन में। किसी भी चीज़ को आप लिमिटेड करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, सब आप लास्ट में दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को हाई रखिए, और उसके लिए जितना भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है वो लगाइए हमेशा, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी जुड़े हमारे साथ। एक लाइन, तो हम बात कर रहे थे आकांक्षा सिंह से, जिन्होंने न सिर्फ कुशीनगर ज़िले का बल्कि प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कुशीनगर टीम की तरफ से।